चलिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अध्याय 9 है, एनसीईआरटी पॉलिटिकल का ही चल रहा है, मंत्रिपरिषद। संसद का मैंने 2 पार्ट बनाया था, उसे मैंने संपूर्ण वीडियो भी डाल दिया है, अगर नहीं जो देखे हैं देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन था, पूरा डाल दिया है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, 100% मैं वादा करता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा आप लोगों का। कोई भी एग्जाम देने जाए, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत किया गया है। क्लियर हो गया? और भी जानते हैं, और क्या सवाल बनेगा? और सवाल क्या है सुनिए। संविधान के आर्टिकल, मतलब डिटेल हम जानते हैं, है ना। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 75(1), देखिए 75(1) बोल दे या 75 बोल दे, मतलब अनुच्छेद 75 बोले या अनुच्छेद 75(1) बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब एडवाइस पर करेंगे। ये जो है हमारा आर्टिकल 75 में दिया गया है, यही बात ये बता रहा है। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत कहा गया है। 75 के अंतर्गत कहा गया है, 1 बोलिए चाहे जो। अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब पीएम बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे, मतलब लोकसभा के सदस्य थे उस समय जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो वो थे चंद्रशेखर जी। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, गुजराल हैं, 2 नाम सुनिए, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्यसभा के सदस्य थे। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये जो 3 ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं ऊपर, है ना, ये सब जो थे क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन चंद्रशेखर जी जो थे वो लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, जबकि चंद्रशेखर जो हैं बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। अब बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा के सदस्य थे, मेंबर थे चंद्रशेखर जी। और उस समय वो प्रधानमंत्री, मतलब जब वो लोकसभा के सदस्य थे तो प्रधानमंत्री बने थे। तो वही तो पूछ रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? तो वो थे हमारे चंद्रशेखर जी। बस इतना ही जानना है। ठीक है, बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इनका अगर बात करें तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी स्टेट के सीएम हैं वो सारे होंगे सम्मिलित। चलिए आप जानते हैं, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी जान गए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर स्थापना की बात की जाए तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था, मतलब 6 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1952 में हुआ था। ठीक है, की गई थी, इतना तो जान गए, की गई थी, हुआ था, इतना तो आप अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष की बात करें, जब ये राष्ट्रीय विकास परिषद बना 6 अगस्त 1952 में, मतलब 1952 में, तो इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर हो गए? तो इसके मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इतना तो जान गए। इसकी गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ, ये जानते हैं। अब चलिए, इसके सदस्य, किसके सदस्य? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब सभी राज्यों को, सभी स्टेट के सीएम, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं, वो भी सम्मिलित होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद में। याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री होंगे,
नीति आयोग के सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, और पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री 28 स्टेट का सीएम होगा, और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके प्रशासक होंगे। ये भी आप जानते हैं। क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। चौथा प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है? तो उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त जो है, विश्वास अगर प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री अपने पद तक रहेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समझिए नहीं रहेगा, है ना। ये तो आप जानते हैं, विश्वास है। चलिए अब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, या मिनिस्ट्रीज बोल सकते हैं, मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, मिनिस्ट्रीज। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये हम जानते हैं। और ये आर्टिकल अगर बात करें तो 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो है होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप जानते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जब तक विश्वास प्राप्त है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये तो मैंने वही बोला कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो समझिए कि गया। ठीक है, क्लियर हो गया मंत्रिपरिषद। तो ये आर्टिकल 75 में ही है, लेकिन 5 के 3 में है, बस इतना ध्यान रखना है। 75 के 3 में ही है। 3 में क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बात कही गई है। क्योंकि 75 में पूरा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सब आ जाता है ना, ये आप जानते ही। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि क्या है 5वां प्रश्न कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, बता सकते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं केंद्र सरकार में निहित है, क्योंकि विशिष्ट विधायी शक्तियां जो होती है भारत में वो केंद्र सरकार में निहित होती है, मतलब केंद्र सरकार के पास होती है। इसका उल्लेख अगर बात करें किसका, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उसकी बात करते हैं। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है, मतलब आर्टिकल 248 में किया गया है। किसका? अवशिष्ट शक्तियों का। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन का, है ना। आगे बात करते हैं। इस विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। किसे? संसद को, मतलब पार्लियामेंट को है। अगर विधि निर्माण करने का अधिकार अगर दिया जाए तो संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? तात्पर्य है ऐसे विषयों से है, मतलब अवशिष्ट शक्तियों से बात करें तो ऐसे विषय पर है जो विधि बनाने की शक्ति से है। किससे? विधि बनाने की, कोई भी विधि निर्माण करने की शक्तियों से, पावर से है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। और ये 7वीं अनुसूची के सूची में नहीं किया गया है, समझ गए। अब बात करते हैं अवशिष्ट वाली बात है ना, जो 7वीं अनुसूची में नहीं है। अगर पूछेगा किसमें नहीं है तो 7वीं अनुसूची में नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, विदेशी ड्यूरी पावर्स कहते हैं जिसे, अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है, किस संविधान से? तो कनाडा के संविधान से। क्लियर है, इससे ज्यादा सवाल तो कुछ नहीं पूछेगा। छठा प्रश्न की बात करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? बताइएगा, सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग एक बना था, उसका गठन किया गया था, किसको सुझाव के लिए किया गया था ये बताइए। तो केंद्र राज्य के संबंध को सुझाव के लिए, उन दोनों के बीच के संबंध को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर पूछेगा, चलिए जानकारी लेते हैं। तो भारत सरकार ने, जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसने वर्ष 1983 में, मतलब 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया, नाम है रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसे सरकारिया आयोग, ठीक है। देखिए सरकारिया आयोग रंजीत सिंह सरकारिया पे ही बना है, ये जान लीजिए, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए सरकारिया आयोग नाम पड़ गया। इसका गठन किया गया था। कब किया गया सरकारिया आयोग का गठन? तो 1983 में। याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में? तो रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनी थी, याद रखिएगा, जिसका नाम सरकारिया आयोग है। चलिए इसके, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि रंजीत सिंह सरकारिया तो हम जान गए अध्यक्ष थे, और 3 सदस्यीय और थे, तो समिति बनी थी 3 सदस्यीय समिति, मतलब 3 और होंगे जिनका नाम हम चलिए बताएंगे, जिसमें एक तो हो गए, दो का नाम बताना है। तो इसके अन्य सदस्य थे शिवरमन, ठीक है, शिवरमन एवं SR सेन थे। कौन थे? शिवरमन थे, याद रखिएगा, शिवरमन थे, और SR सेन थे, ये जान गए। इस आयोग का गठन, किस आयोग का गठन? सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों
मतलब केंद्र और राज्य, मतलब सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप, ठीक है, संबंधों की बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए किया गया था। मतलब इन दोनों के बीच की अगर जो है संबंध अच्छा रहे, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको दिया जाए, उसके बारे में जानकारी रखा जाए, इस तरह के लिए बनाया गया था। इसने वर्ष 1988 में, यह आयोग 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। देखिए बना था 1983 में, लेकिन रिपोर्ट कब सौंपा? 1988 में। सातवें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन क्या है सुनिए। सातवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा ना, तो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, आप जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, ठीक है, सांप्रदायिकता, ठीक है, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को निपटाने हेतु की गई थी। ठीक है, इस परिषद के अध्यक्षता प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब पीएम करते हैं। और इस समस्या को निपटाने के लिए ये राष्ट्रीय एकता परिषद बना था, जो कि 1961 में बना था, मतलब अक्टूबर। और ये जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और यही अध्यक्ष भी थे, और इसी को निपटाने के लिए ये बनाए थे, जातिवाद को दूर करने के लिए, क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए। और क्या, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए, बताइए। तो कार्यकाल के हिसाब से अगर सम्मिलित करें हम लोग, तो एच.डी. देवगौड़ा का नाम सुने हैं, जो कि राज्यसभा से चुने गए थे, आप जानवे करते हैं। तो इनका समयकाल जो है 1996 से लेके, ठीक है, 1996 से लेके 1997 तक था। ठीक है, क्लियर हो गया। चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, 1996 से 1997, मतलब 1996 से लेके 1997 तक था। चंद्रशेखर जी का बात करें तो हम चंद्रशेखर जी का पढ़ चुके थे कि ये लोकसभा से बने थे, है ना, लोकसभा से बने थे प्रधानमंत्री। तो कब से कब इनका डेट? तो ये जो है 1990 से लेके 1991, सॉरी, ठीक है, 1990 से लेकर 1991, मतलब 91 तक रहे। अटल बिहारी जो हमारे वाजपेयी जी हैं, इनका अगर बात करें तो 1999 से लेके 2004 था, मतलब 1999 तक 2004 में, क्लियर है। तो 1999 से लेकर 2004 तक थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो ये थे हमारे 1989 से लेकर 1990 तक थे। ठीक है, ये जान गए। तो ये हमारी जो मिलता है, एक का 4 है, ये है, एक का 3 है, ये है, तो यही आंसर होगा और ये सही है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो 2 दिसंबर 1989 से, मतलब 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक था, ये आप जान गए, मतलब जान गए। चंद्रशेखर जी की अगर समयकाल बोल दें तो 10 नवंबर से 1990 से लेकर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991, मतलब 91 तक थे, जो कि हम पढ़ चुके थे। एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक थे, तो 1997 तक थे। अटल बिहारी वाजपेयी का समय की बात करें तो 10 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक थे, मतलब 2004 तक थे। नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही थे कैबिनेट का तात्पर्य, मतलब कैबिनेट का मतलब होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री को कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं। तो मूल संविधान मतलब मौलिक संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मूल संविधान में अगर कैबिनेट बात करें, कैबिनेट कहिए, कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया गया है मूल संविधान में, मतलब मौलिक संविधान में, ये हम जान गए। अब चलिए और जानते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, मतलब 44वें संविधान संशोधन, मतलब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? 352 के अंतर्गत किया गया था, समझ गए। और ये मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री की बात करता है, कैबिनेट की बात करता है, और ये पहली बार किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, याद रखिएगा, आर्टिकल 352 में, उसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का आशय, मतलब तात्पर्य मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं। मतलब प्रधानमंत्री तो होंगे ही, मंत्रिपरिषद में मतलब प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, और कैबिनेट मंत्री के जितने या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं, उसी को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। अब जानते हैं कैबिनेट को ही। आगे बात करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। तो हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद जैसे ही शब्द आ गए, इसमें प्रधानमंत्री भी हो गए, उपमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री सब हो जाएंगे। स्टेट के जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर जो हैं, सब सम्मिलित हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कौन से आर्टिकल के तहत ये जोड़ा गया मंत्रिमंडल शब्द? तो कौन से आर्टिकल में भी जोड़ा गया या कौन से आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 352 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द जोड़े गए, मतलब कैबिनेट शब्द जोड़े गए। देखिए 10वां प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? देखिए उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ठीक है, निम्न सदन मतलब लोकसभा, जो कि हम पढ़ चुके हैं संसद में। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, जो पीएम बन के आए हैं, तो बताइए क्या होगा आंसर सही? तो ऑप्शन नंबर 1, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उच्च सदन वाले जो प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यसभा के जो लोग हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो वो मत अपने पक्ष में नहीं दे सकते। खत्म बात। और लोकसभा के रहेंगे तो दे सकते हैं, है ना। चलिए हम क्लियर करते हैं, यही बुक बताएगा। देखिए प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की जो है कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। मतलब जहां से वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लोकसभा का सदस्य हो तब दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। तो वो तो राज्यसभा के सदस्य हैं, उच्च सदन के हैं, तो नहीं दे सकते। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव की जो है स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। तो सिर्फ केवल जो है अपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में लाते हैं, विपक्ष है ना, अपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में लाते हैं, जो कि हमारा राज्यसभा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो मत नहीं दे सकते, है ना। लोकसभा से रहते तो दे सकते थे। क्लियर हो गए? लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्लियर हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कोई भी कार्यवाही में पीएम अगर बने हैं उस सदन से तो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। तो उस सदन का अगर सदस्य होंगे तभी मतदान का भी जो है होता है। मतदान में भाग लेना है तो आवश्यक है कि आपको उस सदन का सदस्य होना चाहिए। 11वां प्रश्न क्या है कि उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन। तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं, मतलब संविधान के प्रावधान में नहीं है ये, कैसे? तो सुनिए, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री, जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, के पद का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है उप प्रधानमंत्री का। यह एक राजनीतिक पद है, यह राजनीतिक पद दे दिया जाता है। हम प्रधानमंत्री हैं, मेरे साथ वो आप बना दीजिए, समझ गए? तो ये राजनीतिक पद है। अब तक 6 व्यक्ति जो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 6 व्यक्ति जो हैं उप प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसमें से वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बने हैं उप प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई का भी नाम आता है, उप प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री हैं। जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री हैं। और 5वां है यशवंतराव चौहान भी हमारे क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं। और 6ठे हैं चौधरी देवीलाल भी हमारे उप प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना है। और ये चौधरी देवीलाल जो हैं 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, और एक अभी जुट गए हैं, जैसे 6 व्यक्ति भारत के थे जो कि बने थे। और 7वां भी एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि उप प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि अभी वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बने हुए रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और ऐसे 6 मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान और चौधरी देवीलाल, ये जो याद रखिए। और ये 2 बार बने थे देवीलाल जी। ठीक है, और 7वें नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है, लेकिन इनकी उतनी चर्चा नहीं होती, इसलिए ये बात नहीं जाना जाता है। लेकिन याद रखना है कि अगर पूछे तो आपको, अगर पूछे वर्तमान में तो 7 बता देना है। ऐसे पहले से कितने अभी तक बने हैं प्रधानमंत्री? मूल रूप से तो 6। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में, देखिए 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में
कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के जो है 15%, कितना प्रतिशत, 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब मंत्री भी सम्मिलित होंगे, पीएम तो सम्मिलित होना ही आवश्यक है, तो पीएम जब सम्मिलित करेंगे उसके बाद भी बताइए कुल 15% से अधिक नहीं होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया, कहा गया, बताइए। तो हम जानते हैं बी, 91वां संविधान संशोधन। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 75 1 के क में, मतलब 75 के 1 के क में, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद की बात ही कही गई है। इसके अनुसार क्या हुआ है, 75 के क में, ठीक है, 75 के क में के अनुसार क्या हुआ है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके, मंत्रिपरिषदों की अगर बात करें, मंत्रियों की अगर कुल संख्या बोलें जिसमें प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित कर दीजिए, करके शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये याद रखिएगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब 15% से अधिक नहीं होना चाहिए भाई। ये 91 में, मतलब 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया था, मतलब 2003 के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर होते हैं कौन, पीएम, आप जानते हैं। लेकिन ये भी मंत्री का ही होता है जब ये बात होती है, तो मंत्री ही है लेकिन अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, ये आप जान गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा राज्यपाल का, जो कि वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम तुरंत आएंगे, आपका ज्योग्राफी का जो पार्ट है फिर से चालू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।